कभी ये सवाल मन में आया है कि क्यों कुछ लोग देखते देखते अमीर बन जाते हैं, जबकि कई दूसरे अच्छी खासी डिग्रियां लेकर भी सारी जिंदगी पैसों के लिए जूझते रहते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी किताब के जरिए जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोच बदली है। रिच डैड पुअर डैड 1997 में आई थी ये। जी, रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब है। हाँ, तो ये किताब लेखक की अपनी कहानी है, उनके दो पिताओं की। एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, जी, जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर पैसे को लेकर उनकी सोच काफी पारंपरिक थी। मतलब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, सेविंग्स करो। हाँ बिल्कुल। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो कम पढ़े लिखे थे शायद, पर सफल बिजनेसमैन थे। और उन्होंने ही लेखक को पैसे, निवेश और दौलत बनाने का असली वो व्यवहारिक ज्ञान दिया। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आज हमारी बातचीत का मकसद है इस किताब की उन बुनियादी आइडियाज को खंगालना, वो आइडियाज जो पैसे और अमीरी के बारे में हमारी जमी हुई सोच को हिला सकते हैं। हाँ, पर एक बात साफ करनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जी नहीं। ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने के बारे में ज्यादा है। हाँ, हम किताब के मेन पॉइंट्स, उसके सबक और हाँ, उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जिनकी आलोचना होती है। बिल्कुल, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला विचार है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, अब ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो सुबह से शाम इसीलिए लगे रहते हैं कि सैलरी मिले। सही बात है। तो अमीर पिता का ये नजरिया हमारी इस आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। आखिर इसका मतलब क्या है? हाँ, ये सचमुच पारंपरिक सोच पर सीधी चोट है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, इसका असल मतलब है ऐसी चीजें बनाना या उनमें इन्वेस्ट करना जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालती रहें। अच्छा। भले ही आप उस वक्त काम ना भी कर रहे हो, सो रहे हो। अच्छा, किताब कहती है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर पैसे का पीछा करते हैं। बेहतर सैलरी, प्रमोशन, अगला इंक्रीमेंट। हाँ, उनका ध्यान एक्टिव इनकम पर होता है, जबकि अमीर लोग अपना फोकस, अपनी एनर्जी वो संपत्ति यानी एसेट्स बनाने में लगाते हैं। एसेट्स? हाँ, एसेट्स जो उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करें। ओके, पैसिव इनकम। जी, ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि पैसे के साथ अपना रिश्ता बनाने जैसा है। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये आम आदमी के लिए सचमुच मुमकिन है, जिसके पास शायद शुरू करने के लिए ज्यादा कैपिटल भी ना हो? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किताब का तर्क है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोच की बात ज्यादा है। सोच की? हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप सीधे जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। अच्छा। ये अपनी फाइनेंशियल समझ बढ़ाने से शुरू होता है, छोटे निवेश से, या शायद कोई साइड बिजनेस शुरू करने से, जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो, जिसे फिर आप एसेट बनाने में लगा सकें। मुख्य बात है उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने की इच्छा रखना और प्लान बनाना। वो रैट रेस जिसका जिक्र किताब में है। हाँ, जहां आप सिर्फ बिल भरने के लिए कमाते हैं। और यहीं पर शायद वो फाइनेंशियल एजुकेशन का मुद्दा आता है जिसका जिक्र आपने किया। बिल्कुल। किताब इस बात पे बहुत जोर देती है कि स्कूल हमें नौकरी करना तो सिखाते हैं, पर पैसा संभालना नहीं सिखाते। ये बात थोड़ी छुपती भी है, क्योंकि हमारे गरीब पिता तो बहुत पढ़े लिखे थे, फिर भी आर्थिक संकट में रहे। बिल्कुल। किताब अकादमिक शिक्षा और वित्तीय शिक्षा के बीच एक साफ लकीर खींचती है। स्कूल हमें प्रोफेशनल स्किल्स देते हैं जो जरूरी हैं, नो डाउट। हाँ, जरूरी तो है। लेकिन वित्तीय शिक्षा मतलब पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कर्ज अच्छा है या बुरा, टैक्स कैसे काम करते हैं, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, हाँ, ये सब ज्ञान हमें अक्सर नहीं मिलता। अमीर पिता का फायदा यही था कि उन्हें ये प्रैक्टिकल समझ थी, भले ही उनके पास फॉर्मल डिग्रियां कम थीं। किताब के अनुसार असली दौलत बनाने के लिए ये फाइनेंशियल समझ अकादमिक योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ओके। ये सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे को सहेजना और बढ़ाना सिखाती है। आपने एसेट्स और लायबिलिटीज का जिक्र किया। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्या आप इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। किताब इसे बहुत सीधे तरीके से समझाती है। संपत्ति यानी एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कोई दुकान किराए पे दी है, उससे हर महीने किराया आता है, तो वो दुकान आपकी संपत्ति है। ठीक है।
ये आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उनसे डिविडेंड मिलता है, वो शेयर आपकी संपत्ति है। कोई किताब लिखी जिससे रॉयल्टी आती है, वो भी संपत्ति है। ठीक है, ये समझ आया। और लाइबिलिटीज, देनदारियां? देनदार यानी लायबिलिटीज, वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अच्छा, उल्टा। हाँ, जैसे आपकी कार जिसकी आप हर महीने किस्त भरते हैं, पेट्रोल मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर ब्याज लग रहा है, या एक बहुत बड़ा घर जिसका लोन चुकाने में आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा जा रहा है और उसके रख रखाव पर भी भारी खर्च है। ओके। किताब कहती है कि अमीर लोग लगातार संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अनजाने में देनदारियां जमा करते जाते हैं, अक्सर उन्हें संपत्ति समझकर। ये घर वाला उदाहरण दिलचस्प है। ज्यादातर लोग तो अपना घर बनाने को ही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, संपत्ति मानते हैं। क्या किताब इसे लाइबिलिटी मानती है? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है और इस पर काफी बहस भी होती है। अच्छा। किताब के नजरिए से अगर आपका घर आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्तें, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, और उससे कोई इनकम नहीं हो रही, तो वो तकनीकी रूप से एक लायबिलिटी है। हाँ, अगर आप उस घर का एक हिस्सा किराए पर देते हैं जिससे आय होती है, या भविष्य में उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, तब वो संपत्ति की तरह काम कर सकता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमें चीजों को उनके कैश फ्लो के आधार पर आंकना चाहिए। पैसा आ रहा है या जा रहा है। ओके, कैश फ्लो इज द की। हाँ, अमीर पिता की सोच थी कि पहले इनकम बढ़ाने वाली एसेट्स बनाओ, फिर उन एसेट से होने वाली इनकम से अपने शौक या बड़ी चीजें खरीदो, जैसे घर या कार। यहाँ पर वो मानसिकता का फर्क फिर सामने आता है। ये सिर्फ हिसाब किताब की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि चीजों को देखने के नजरिए की बात है। किताब अमीर पिता और गरीब पिता की सोच के इस फर्क को बार बार दिखाती है, खासकर जब रिस्क लेने की बात आती है। ये रास्ता चुनते थे, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, कम रिस्क। उन्हें पैसा खोने का डर था, असफल होने का डर था। अच्छा। वहीं अमीर पिता का मानना था कि असली जिंदगी क्लासरूम के बाहर शुरू होती है, जहां आपको परिकलित जोखिम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना पड़ता है। कैलकुलेटेड रिस्क। जी, वो अवसरों को पहचानते थे और मानते थे कि गलतियां वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उनका मानना था कि फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए डर पर काबू पाना और रिस्क मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। परिकलित जोखिम, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका क्या मतलब है? क्या ये जुआ खेलने जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिकलित जोखिम का मतलब है आंख बंद करके कूद पड़ना नहीं, बल्कि पूरी जानकारी और समझ के साथ फैसला लेना। इसका मतलब है कि आप संभावित नुकसान और फायदे दोनों का आकलन करते हैं, सीखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और सिर्फ उतना ही रिस्क उठाते हैं जितना आप सह सकते हैं। अमीर पिता ये नहीं कहते कि रिस्क मत लो, वो कहते हैं कि रिस्क को समझो और उसे मैनेज करना सीखो। अच्छा। किताब के अनुसार फाइनेंशियल निरक्षरता ही असली रिस्क है, क्योंकि तब आप समझ ही नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हैं। सही बात है। डर लोगों को अक्सर ऐसे सुरक्षित खोल में बंद कर देता है जहां विकास की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर किताब बात करती है, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने का अहम सेंटर पॉइंट है। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी आय जो आपको बिना लगातार एक्टिवली समय लगाए मिलती रहे, बिना ज्यादा मेहनत के। मतलब एक्टिव मेहनत के। सोचिए, आप सो रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए पैसा कमा रहे हैं। हाँ। या आपने एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया है जो लोग खरीद रहे हैं और आपको इनकम हो रही है। या आपकी किराए की प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है। अच्छा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी इनकम को आपके समय से अलग कर देता है, आपके टाइम से। हाँ, जब तक आपकी इनकम सिर्फ आपके काम के घंटों पर निर्भर है, आप कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। सही है। पैसिव इनकम का लक्ष्य है कि आपकी इस संपत्तियों से होने वाली आय आपके खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो जाए। जी। तब हम काम इसलिए नहीं करते कि आपको बिल भरने हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपको वो काम पसंद है। क्या किताब इस बारे में भी कुछ बताती है कि लोग किस तरह से आय कमाते हैं, जैसे नौकरी पेशा, बिजनेसमैन वगैरह? हाँ, किताब में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट? जी, ये लोगों को आय कमाने के तरीके के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटता है। ESBI। ESBI ये क्या है? E मतलब एम्प्लॉय, नौकरी पेशा जो किसी और के लिए काम करते हैं। S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, जैसे छोटे व्यापारी या डॉक्टर, वकील जो खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर वो काम न करें तो इनकम बंद। अच्छा, मतलब उनका होना जरूरी है। हाँ। फिर आता है B, बिग बिजनेस ओनर,
बड़े बिजनेसमैन जी। जिनके पास एक सिस्टम होता है और लोग उनके लिए काम करते हैं। वो छुट्टी पर भी चले जाएं तो उनका बिजनेस चलता रहता है। ओके। और आखिर में आई, इन्वेस्टर, निवेशक, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। किताब का तर्क है कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता और दौलत वो बी और आई क्वाड्रेंट में मिलती है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। जी, क्योंकि यहाँ आप सिस्टम और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, ना कि सिर्फ अपना समय बेचते हैं। ये फिर से वही बात आ गई, मानसिकता और संपत्ति निर्माण। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड से मिलने वाले मुख्य सबक क्या हैं? व्हाट आर द की टेकअवेज? मोटे तौर पे कहें तो पहला, सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी पर निर्भर रहने की बजाय इनकम देने वाली एसेट्स बनाने पर फोकस करें। एसेट्स बनाओ। हाँ। तीसरा, पैसों के लिए खटने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। पैसे से पैसा कमाना। जी। चौथा, अपने खर्चों को समझें, लायबिलिटीज से बचें और इन्वेस्ट करने की आदत डालें। ओके। और पांचवा, और शायद सबसे अहम, अपनी सोच बदलें। मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने की बजाय पूछें, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? कैसे? हाँ, ये सवाल ही बदल देता है पूरा नजरिया। हाँ, ये मानसिकता आपको समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है और इस किताब ने वाकई लाखों लोगों को अपनी आर्थिक जिंदगी को लेकर सोचने पर मजबूर किया है। इसकी सरल भाषा, कहानी कहने का अंदाज इसे बहुत अप्रोचेबल बनाता है। बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये जटिल वित्तीय अवधारणाओं को आम आदमी के लिए सरल बनाती है और पैसे को लेकर मन में बैठे कई डर और पूर्वाग्रहों को चैलेंज करती है। हाँ। ये लोगों को जिम्मेदारी लेने और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर मशहूर चीज की तरह इसकी भी आलोचना होती है। क्या कमियां हैं इस किताब में? हाँ, आलोचना भी जरूरी है। देखिए, सबसे आम आलोचना ये है कि किताब क्या करना है ये तो बताती है, संपत्ति बनाओ, निवेश करो। हाँ, लेकिन कैसे करना है इस पर बहुत कम प्रैक्टिकल जानकारी देती है। मतलब हाउ टू मिसिंग है। हाँ, काफी हद तक। ये निवेश की बारीकियां, फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके या बाजार के जोखिमों से निपटने की रणनीतियां विस्तार से नहीं समझाती। अच्छा। दूसरा, ये मानसिकता पर इतना ज्यादा जोर देती है कि कभी-कभी ये वास्तविक आर्थिक चुनौतियों को, जैसे कम आय, कर्ज का बोझ या बाजार की अस्थिरता, इनको कम आंकती हुई लग सकती है। कुछ लोग इसके उदाहरणों को बहुत सिंप्लीफाइड मानते हैं या आज के कॉन्टेक्स्ट में कम रेलेवेंट मानते हैं, और हाँ, कुछ पाठकों को इसमें बातें दोहराई हुई भी लग सकती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि किताब उपयोगी नहीं है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये समझना जरूरी है कि ये किताब क्या है और क्या नहीं है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ओके। इसका मुख्य मूल्य एक मोटिवेटर के रूप में है, एक माइंडसेट बदलने वाले टूल के रूप में है। ये आपको पैसे और दौलत के बारे में एक अलग नजरिया दे सकती है, जो शायद आपको कहीं और ना मिले, लेकिन इसे पढ़ने के बाद व्यावहारिक ज्ञान और स्किल हासिल करने के लिए और ज्यादा सीखने और मेहनत करने की जरूरत होगी। मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं। बिल्कुल, ये एक शुरुआती बिंदु हो सकता है, अंतिम समाधान नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपको अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं बताती, नहीं, बल्कि पैसे, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आपकी पूरी सोच को बदलने की क्षमता रखती है। ये नौकरी की पारंपरिक सुरक्षा की धारणा को चुनौती देती है और जोर देती है फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करने, एसेट्स बनाने और पैसे को अपने लिए मेहनत करवाने पर। बिल्कुल सही कहा। और इसी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं जो किताब की सीख पर ही आधारित है। किताब का मूल मंत्र है आय देने वाली संपत्ति बनाना, एसेट्स क्रिएट करना। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में, जहां पारंपरिक संपत्ति जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक के अलावा भी बहुत कुछ है, हम ज्ञान यानी नॉलेज, अपने नेटवर्क यानी कनेक्शंस या अपनी ऑनलाइन पहचान, ऑनलाइन प्रेजेंस जैसी अमूर्त चीजों को प्रभावी ढंग से आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति में कैसे बदल सकते हैं? वाह, ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये शायद अमीर पिता की सोच को आज के दौर में लागू करने का एक नया आयाम हो। सोचने के लिए एक बिंदु।